हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर नंबर 3, जो है इतना ज्यादा इजी कि अगर इसको एक बार तुमने पढ़ लिया तो आएगा ये तुमको अगर एग्जाम में तो कर जाओगे एक बार में। अगर आए एग्जाम में तो कर जाओगे एक बार में, इतना इजी है। दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि सब कुछ कॉमन सेंस के बेसिस पे है। कोई बहुत ज्यादा प्रोविजंस रटने नहीं है, कोई स्पेशल अलग तरह के प्रोविजंस नहीं है। एक दो प्रोविजंस बस हैं जैसे सिक्किमीज लोगों के लिए। बाकी सब कुछ पढ़ने के बाद अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। कुछ स्पेशल नहीं है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन सेंस बेसिस पे ही ज्यादातर चीजें आपको इसमें मिलेंगी। सर एक आइए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। सर हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। मिस्टर बी मिस्टर बी ठीक है, ग्रोस शुगर केन एंड यूज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन द फैक्ट्री। सबसे पहले उसने क्या किया, गन्ने उगाए। उसने क्या किया, गन्ने उगाए और उस गन्ने से फिर चीनी बनाई। मतलब दो एक्टिविटी की। गन्ना उगाना बोले तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्लस मैन्युफैक्चरिंग, चीनी बनाई प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज। ओके सर। सोल्ड अगर हम देखें एग्रीकल्चर कमोडिटीज, बताओ जितना गन्ना उगाए थे ना, मान लो 100 पीसेस गन्ना उगाए, 100 किलो उगाए, 100 टन उगाए, 100 यूनिट्स गन्ने उगाए, उसमें से 30% हमने बेच दिए। कितने रुपए के बेच दिए सर? 10 लाख रुपए के बेच दिए। 100 गन्नों को हम 100 10 सॉरी 30% यूनिट को हमने 10 लाख रुपए में बेच दिया। ओके सर। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख रुपीज। और इस 30 यूनिट 30% जो है, जो 30 यूनिट है, इस गन्ने को कल्टीवेट करने के लिए, उगाने के लिए खर्चा कितना किया था सर? ये भी बताता है। माइनस कॉस्ट जो हमको लगी थी 5 लाख रुपए। मतलब सर मेरा एग्रीकल्चर इनकम हो गया 5 लाख रुपए। इस बात को समझ रहे हो? एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए हो गया। गन्ना उगा के बेच दिए, गन्ना बिका 10 लाख में, उगाए 5 लाख में, तो भाई गन्ना बेच के कितना कमाए? 5 लाख कमाए। कॉमन सेंस। हाँ सर आगे पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन, दैट इज 70% जो गन्ना बचा था ना, उसको उगाने के लिए 14 लाख लग गया। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लैक्स। और उसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख रुपए की। ओके सर। जो बैलेंस बचा गन्ना जो था, उसको उगाने का खर्चा कॉस्ट पड़ी 14 लाख। और अगर 14 लाख का वो गन्ना, अगर 14 लाख कीमत जो लगी थी उस गन्ने को अगर हम मार्केट में बेचने जाते तो 22 लाख रुपए की आमदनी हमको हो जाती। हमने क्या किया, इस गन्ने को मार्केट में बेचने नहीं गए, इस गन्ने से हमने चीनी बना ली। लेकिन अगर बेचने जाते तो कितने का बिकता सर? 22 लाख रुपए का बिकता। तो मतलब सर यहां पे भी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होती मेरी? 22 लाख रुपए का गन्ना माइनस 14 लाख रुपए की लागत, तो बचा कितना सर? आई गेस 8 लाख रुपए बच गए। 8 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चर इनकम हुई। मतलब टोटल अगर 5 प्लस 8 अगर हम देखें तो 13 लाख रुपीस की सर आपकी क्या हो गई? एग्रीकल्चर इनकम हो गई। इन्होंने ये कहा कि जो गन्ना आपने उगाया उसके बाद उस गन्ने से चीनी बनाई। अगर उगा उगा के चीनी बनाई, अगर चीनी बनाने के लिए गन्ना बाजार से खरीदते तो 22 लाख रुपए का आपको गन्ना पड़ता। अगर चीनी बनाने के लिए गन्ना बाजार से खरीदते तो आपको 22 लाख रुपए देना पड़ता। चीनी चीनी बनाने के लिए, गन्ना खरीदने के लिए आपने उगा लिया वो एक अलग बात है। अगर खरीदते बाजार से तो 22 लाख का खरीदते, इट मींस जो बैलेंस गन्ने थी उसकी कीमत 22 लाख। तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम, गन्ने की इनकम कितनी आ गई? 13 लाख रुपए। क्लियर हो रहा है? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन। भैया 22 लाख रुपए का गन्ना खरीद के लाए बाजार से। सुनो कॉस्ट देखो, कॉस्ट 22 लाख रुपए का गन्ना बाजार से खरीद के लाए। ठीक, यही 22 लाख रुपए का है। ओके। 1.5 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने लगाई। ठीक है सर। 1.5 लाख रुपीस मैंने मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा किया। द शुगर वॉज सोल्ड ऑन 25 lakhs, कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। अब ये सर टोटल खर्चा मेरा कितना हो गया? 22 एक 23, 23 लाख 5,000, 23 लाख 50,000 रुपीज खर्चा हुआ। ये गन्ना बिका कितने के? सोल्ड है 25 लाख रुपए में। तो सर बिजनेस इनकम कितनी हो गई? बिजनेस इनकम बताओ। 25 लाख रुपए की बेचे हो चीज जिसको बनाने में, चीनी 25 लाख रुपए की बेची, जिस चीनी को बनाने का खर्चा रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेसिंग का आया 30,50,000 रुपए। तो 25 माइनस 30, 10 1.5 लाख रुपए आना चाहिए। 1.5 लाख रुपीस की बिजनेस इनकम हो जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। देखो बेटा क्वेश्चन हो गया। देखो सॉल्यूशन पढ़ लो। कंपुटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर बी। सेल ऑफ शुगर, शुगर को आपने बेचा
तो शुगर को कितने रुपए में बेचा? 25 लाख रुपए में। शुगर को बेचा 25 लाख रुपए में। तो शुगर बनाने के लिए शुगर केन जो लगा वो कितने का था? तो लेस मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन 22 लाख रुपए, 70%। और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए का लग गया, तो बिजनेस इनकम आपकी कितनी आ गई? 1,50,000 रुपए की। तो इसी तरीके से अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी होती है? जो 70% गन्ना की मार्केट वैल्यू कितनी थी? इस वाले गन्ने की मार्केट वैल्यू थी 22 लाख रुपए, और इस गन्ने को उगाने का खर्चा, कल्टीवेशन का खर्चा था 14 लाख रुपए। तो सर यहाँ पे 8 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम। और 30% जो शुगर केन था उसको आपने बेच दिया था 10 लाख रुपए में, जिसका कल्टीवेशन कॉस्ट 5 लाख रुपए था, तो 5 लाख ये एग्रीकल्चर इनकम। तो ये 8 लाख प्लस 5 लाख टोटल 13 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। इतना इजी क्वेश्चन था भाई ये, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका क्या गायब हो गया क्या? है तो यहीं पे नीचे ही है भाई, आओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ते हैं सर। हाँ सर पढ़ाइए। मिस्टर स्टीव मैन्युफैक्चर लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट, प्लांट से लेटेक्स बनाया, ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। पहले इन्होंने प्लांट उगाया इंडिया के अंदर, अब इस प्लांट से इन्होंने रबर बनाया। ओके सॉरी, रबर का प्लांट उगाया, इस प्लांट से इन्होंने लेटेक्स बनाया, लेटेक्स। ओके, these are then sold in the market of 30 लाख रुपीस। अब इस लेटेक्स को मार्केट में सोल्ड कर दिया गया 30 लाख रुपए में। द कॉस्ट the cost of growing rubber plant is 10 lakh and that of manufacturing latex is 8 lakh। compute the total income। तो टोटल इनकम बताइए। अब देखो क्या हो रहा है, मैं एक प्लांट लेके आता हूं आपको समझाने के लिए, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ, बस एक प्लांट लेके आए हैं अभी। जो ये देखो, अच्छा ये सर प्लांट ही गायब हो गया। वाह, ये ग्रीन कलर का प्लांट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ये पूरा प्लांट है। ठीक है, ये पूरा प्लांट है। ये ग्रीन प्लांट होने के कारण ना ये ग्रीन स्क्रीन होती है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, मुझे ध्यान नहीं था। ये ग्रीन कलर का एक प्लांट है, देखा। अब हुआ क्या, इस प्लांट को छोड़ो, इस प्लांट को लाना ही बेकार हो गया। प्लांट ही आपको नहीं दिख रहा है। ओके, इस प्लांट को उगाए हैं ना हम, इस प्लांट को तो उगाए ना हम, खुद बताओ, इस प्लांट को उगाया मैंने? हाँ सर, इस प्लांट को आपने उगाया। तो जब इस प्लांट को उगाया तो इस प्लांट को उगाने में कुछ खर्चा आया? इस प्लांट को मैंने उगाया, इस प्लांट को उगाने में कुछ एक्सपेंस आया? हाँ सर। अब इस प्लांट से ही मैंने प्रोसेस किया, इस प्लांट पे मैंने कुछ प्रोसेस किया और उससे मैंने रबर या लेटेक्स बना दिया, लेटेक्स बना दिया। तो एक बात सोचो, रबर के प्लांट को उगाए, पहले हम इस प्लांट को ग्रो किए, मतलब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी किए। हाँ सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी किए। उसके बाद फिर हम इस पे कुछ प्रोसेस किए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किए। उसके बाद मैंने लेटेक्स बना के इसको सोल्ड किया। तो यहाँ पे मान लो हमको 2 लाख रुपए आए या 2 लाख रुपए इनकम हुई, तो क्या इस इनकम पे कुछ पोर्शन मेरा एग्रीकल्चर का होगा? अगर हम पौधा उगाते ही नहीं, अगर हम पौधा उगाते ही नहीं, अगर हमने ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी की ही नहीं होती, तो उस प्लांट को निचोड़ के हम रबड़ कहां से बना पाते? बना ही नहीं पाते। लेटेक्स कहां से बना पाते? बना ही नहीं पाते। इट मींस कुछ ना कुछ तो सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमने की ना। वही, अगर एग्रीकल्चर, इसके ऊपर के क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम निकालने का डेटा था, कभी कभी ऐसा हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम पता ही नहीं चल पाए, तो क्या करें? जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए लिखा क्या है कि मार्केट देन दीज आर सोल्ड और 30 लाख, मतलब 30 लाख रुपए का लेटेक्स बेचा गया। देखो यहां पे लिखा क्या है, सोल्ड वैल्यू कितनी है, सेल, 30 लाख रुपए का लेटेक्स बेचा गया है, लिखा है ना 30 लाख रुपए। देखो, and the cost of growing rubber plant is 10 lakh rupees, then the manufacturing latex is 8 lakh rupees। compute the total income। माइनस पौधे को उगाने, ग्रो करने की खर्चा कितना आया, 10 लाख रुपए, और उसको प्रोसेस करके उसमें से रबर प्लांट में से लेटेक्स निकालने का खर्चा कितना आया, 8 लाख रुपए। तो सर ये बाद में इनकम मेरी कितनी आई, 10 माइनस 18, डेट इज टोटल अगर आप देखते हो तो 18 माइनस 12 लाख रुपए के आपका इनकम आया। ये बात समझ में आ रही है? इस रबर प्लांट को, इस पौधे से, ये जो पौधा था, इस पौधे से जब आपने लेटेक्स बना के लेटेक्स को बेच दिया, तो आपने 12 लाख रुपए कमा दिए। कितने कमाए,
सर आपने टोटल 12 लाख रुपए कमाए, बट सर इस 12 लाख में कुछ तो एग्रीकल्चर इनकम होगी, और यहाँ पे लिखा नहीं है कि अगर उस रबर प्लांट को बाहर जाके बेचते तो कितने रुपए में बिकता, ये कहीं नहीं लिखा है। देख लो, लिखा है कि रबर प्लांट को ग्रो करने का खर्चा इतना आया, कल्टीवेशन और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का खर्चा इतना है। वो रबर प्लांट ये वाला, ये रबर प्लांट जो 10 लाख रुपए का खर्चा आया बनाने में, बाहर बिकता कितने में ये कहीं लिखा ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालें सर? सर कुछ 3 रूल्स दिए गए हैं अपने, जिसमें से रबर का भी एक रूल है कि हमेशा हम मानेंगे कि 35% जो भी इनकम आएगी, 35% इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है और बाकी 65% इनकम आपकी इग्रेंट इनकम है। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। 3 कमोडिटीज के लिए रूल लगता है, देखो, टी, कॉफी और रबर। 3 कमोडिटीज के लिए टीसीआर, टी, कॉफी और रबर, इस 3 कमोडिटीज के लिए रूल लगता है। टी में एक बात बताओ, सबसे फेमस कौन सी टी है? सर टी ए, टाटा टी, टाटा टी, टी ए, 4 मतलब सर 40% आपका यहां पे आता है, 40% बिजनेस इनकम, याद रखना, 40% बिजनेस इनकम। फिर कॉफी, कॉफी सर, कॉफी में 2 एक्टिविटीज, कॉफी, कॉफी के भी प्लांट होते हैं ना सर, कॉफी में नखरे बहुत है, आपको पता है ना, कॉफी के नखरे बहुत है। तो सर कॉफी में अगर 2 एक्टिविटी हुई है, देख लो यहाँ पे मैं भी ऐसा आपको डिवाइड कर रहा हूँ, कॉफी में अगर 2 एक्टिविटी हुई है, मतलब ग्राउंडेड किए और क्योर्ड किए हैं, ग्राउंड और क्योर किए हैं, ग्राउंड और क्योर्ड, अगर सिर्फ 2 एक्टिविटी हुई है तो सर यहाँ पे ना आपका 25% बिजनेस इनकम होती है, बाकी सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। लेकिन सर अगर 4 एक्टिविटी किए, ग्राउंडेड किए, क्योर्ड किए, रोस्टेड किए, ग्राउंडेड, क्योर्ड, रोस्टेड, नहीं नहीं, ग्राउंड किए, क्योर किए, रोस्टेड किए और ग्राउंड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कॉफी में 2 एक्टिविटी है, ठीक है, 2 एक्टिविटी में अगर हमने ग्रोन किया, उगाया और ग्रोन किया और साथ में हमने क्योर्ड किया, ग्रोन और क्योर्ड किया तो 25% बिजनेस इनकम है। ग्रोन किया, क्योर्ड किया, ग्राउंडेड किया और रोस्टेड किया, अगर ये 4 एक्टिविटी कर दी ना सर, तो मेरा 40%, 4 एक्टिविटी की तो, एक सेकेंड यार, 4 एक्टिविटी की तो 40% इनकम जो होती है वो मेरी क्या होती है? बिजनेस इनकम होती है। और रबड़ में सर सीधी सी बात बोल दी इन्होंने, रबड़ के अंदर आपकी 2 एक्टिविटी की इन्होंने बात कर दी। भाई साहब रबड़, अगर आप रबड़ को, रबड़ के अंदर 2 एक्टिविटी की बात नहीं की, रबड़ के अंदर एक्चुअली इन्होंने एक ही एक्टिविटी की बात की है, इसको कंफ्यूज मत करना। रबड़ के अंदर ऑलवेज ऑलवेज बिजनेस इनकम कितनी होती है? 35% आपकी बिजनेस इनकम हो जाती है, बाकी 65% एग्रीकल्चर इनकम। सर इस चीज को याद कैसे रखेंगे? 40% बिजनेस इनकम थी या 40% एग्रीकल्चर इनकम, कैसे याद रखेंगे? ऑलवेज रिमेंबर, सुनो, एक सेकंड एक सेकंड वैसे सुनो, जो भी 50% से कम वाला है ना, वो टैक्सेबल है, वो बिजनेस इनकम है। तो सर यहाँ पे देखिए 40%, चाय के बिजनेस में 40% टैक्सेबल है, रबर के बिजनेस में 35%, 50% से कम वाला टैक्सेबल है। और सर कॉफी, अगर 2 एक्टिविटी हुई है तो 25% ही टैक्सेबल है, अगर 4 एक्टिविटी हुई है, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड, ग्रोन, क्योर, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड, अगर ये 4 एक्टिविटी हुई है तो सर 40%, 4 एक्टिविटी बोले तो 40% टैक्सेबल है, 2 ही एक्टिविटी हुई है तो सर 25% टैक्सेबल होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। आपके इस क्वेश्चन में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी कि सर देखिए, द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लेटेक्स, लेटेक्स से प्रॉफिट कितना हुआ? 30 लाख माइनस 10 लाख माइनस 8 लाख, दैट इज 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रबर का केस है, टी कॉफी में टीसीआर, आर में 35% बिजनेस इनकम होती है, तो सर बिजनेस इनकम होगी 35% ऑफ 12 लाख, दैट इज 4.2 लाख। इट मींस एग्रीकल्चर इनकम ऑटोमेटिकली 65% आती है, 35% बिजनेस इनकम है बेटा, तो बाकी बचा हुआ 65% तो एग्रीकल्चर इनकम है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख की 7.8 लाख आ जाएगी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना आसान सा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर इससे ज्यादा आसान भी कुछ होता है क्या? बहुत कुछ होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान ये वाला क्वेश्चन देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, Mr. X, a resident, has provided the following particulars for his income of the previous year 22-23. इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, मतलब ये सैलरी इनकम है, कुछ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के लिए नहीं है, ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन करके दिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर, सर ये होता है एग्जेम्प्ट, ये तो होता है सर एग्जेम्प्ट, सर ये हमको पता है। ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000। ओके सर, ये एक्सपेंसेस, एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा दिया है भाई साहब, ये देखिए आप,
एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा दिया है ये, ठीक है सर जी, एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा भी दे दिया है। तो सर एक बात बताओ, एग्रीकल्चर नेट एग्रीकल्चर इनकम हम पूछेंगे, नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? नेट एग्रीकल्चर इनकम बताइए, आप में से कोई बताए। सर 4,80,000 रेवेन्यू है एक तरीके से, माइनस 1,70,000 एक्सपेंस, तो नेट इनकम कितनी आ गई? 4,80,000 माइनस 1,70,000 दैट इज 3,10,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम है। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 अज्यूमिंग हिज एज ऑफ 45 ईयर पार्ट ए में, पार्ट बी में 70 ईयर, assume that X does not opt for provision 115 BAC, ओके नॉर्मल प्रोविजन से चलना है। सर तो इतना लिखाई क्यों, क्या कैच है इसमें, क्या मजा है? भाई साहब आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका बेसिक एग्जामिशन लिमिट बदल जाता है। मतलब सर 45 साल के आदमी के लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की है, और सर 70 साल के आदमी के लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख रुपए की है। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई, लेकिन सर एक बात और नहीं समझ में आई, क्या बेटा? सर आपने कैलकुलेट करवाया है नेट एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 रुपए की, हाँ बट सर ये तो 10(1) के अंदर एग्जेम्प्ट होती है, तो कैलकुलेट ही क्यों करवा रहे हो? क्योंकि मेरे अब वर्डिंग को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, मेरी वर्डिंग को प्लीज 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 इधर आओ, बहुत अच्छे से सुनना। गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, नो डाउट गवर्नमेंट का ये बात कहना है बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी गवर्नमेंट बताती है। और ये लगता कहां है, ये वाला एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बता रहे हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, टैक्स निकालो, टैक्स निकालो एज नो एग्जेम्पशन, कि कोई चलो यहां लिखा भी होगा कहीं, हाँ सबसे पहले क्या करिए कि ऐसे टैक्स निकालिए जैसे एग्जेम्पशन ही नहीं है। एड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ नेट एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस नॉट एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों को जोड़ के टैक्स निकाल दो, दोनों को जोड़ के टैक्स निकाल दो, ऐसे कर दो ना जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट ही नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लगानी है प्लस एग्रीकल्चर इनकम निकालना है, इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो कैलकुलेट कर दो, पार्ट ए पार्ट बी। अब इन दोनों टैक्स का डिफरेंस बताओ कितना है, ए और बी, डिडक्ट, डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब आपको जो अमाउंट आएगा ना वही आपका टैक्स है, वही आपका टैक्स है। और सर उसके बाद अगर 87A का रिबेट आता हो तो रिबेट दे दो, वरना हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दो, बट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकालने के लिए आपको एग्रीगेशन करना पड़ता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको इस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर इतना तो क्लियर है, बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सच भी जोड़ देते हैं, इतना तो क्लियर है। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, सबसे पहले आप निकाल दो टैक्स ऑन एज नो एग्जेम्पशन, नो एग्जेम्पशन, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको टैक्स निकालना है कैसे, उस इंसान की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, उसके ऊपर क्या टैक्स आता है। उसके बाद सर स्टेप नंबर 3 में इस ए को और इस बी को सर आप माइनस कर दोगे, ए माइनस बी कर दोगे, ए माइनस बी कर दोगे, इतना क्लियर हो रहा है? सर स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, यही ए माइनस बी जो एक्स है ना, इस एक्स पे 87A का रिबेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से लगा के इसको आप टैक्स बना दोगे। सर इससे फायदा क्या होगा, देखो ये रूल कहाँ लगता है, ये रूल वहां लगता है, देखो हम 2 मिनट के अंदर बता रहे हैं आपको, प्लीज समझ पाओ तो ओके है, वरना डिस्टर्ब पूरी क्लास को आप लोग नहीं करेंगे, इस बात के लिए मैं आपकी एश्योरेंस चाहता हूं, क्योंकि ये चीजें ना बहुत आसान नहीं होती हैं, इस अभ्यास सीरीज को ऐसे बताना, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। देखो इसमें होता क्या है, अगर जिसके ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है केवल उन्हीं के ऊपर ये रूल लगता है, जिसके ऊपर फ्लैट रेट लगता है ना, जैसे कंपनी हुआ 30% या पार्टनरशिप फर्म हुआ, कंपनी हुआ, जिनके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है, उनको इस तरीके से करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन जैसे एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, अगर उनको कोई एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उनको इस तरीके से ही अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। उसका कारण 2 मिनट में बता रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया, मान लो किसी की इनकम 18 लाख रुपए है, ठीक है,
एक इंडिविजुअल की इनकम 8 लाख है, एक की इंडिविजुअल इनकम 18 लाख है और किसी की इनकम 28 लाख रुपए है। तो इस तीन तरीके के लोगों को अगर सभी ने बताया कि 5 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है, 5 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है, तो अगर हम डायरेक्ट माइनस 5 लाख कर देंगे ना, तो सोचो 28 में से 5 गया, 30 बचा। इस 30 लाख का 30% हमको मिलेगा, मतलब 10 लाख के ऊपर करते करते तो ये आदमी क्या करेगा, 30 लाख के लिमिट बताएगा और उसके बाद 13 लाख का 30% मिलता है प्लस 1,12,500 मिलता है। अगर आपको टैक्स रेट स्लैब याद हो तो सर 13 लाख का 30% मतलब जो एग्रीकल्चर इनकम इसकी थी ना 5 लाख, उस पर उसने 30% का बेनिफिट ले लिया। ओ माय गॉड, वो बोला एग्जेम्प्ट इनकम है ना, मेरी जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो हाईएस्ट स्लैब रेट से, हाईएस्ट स्लैब रेट इंडिविजुअल के लिए 30% का हाईएस्ट स्लैब रेट है, वो 30% वाले से एग्जेम्प्ट बता दिया, वो 30% वाले को एग्जेम्प्ट बता दिया, तो ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आदमी है ये 5 लाख, 8 लाख में से 5 लाख बोला कि एग्जेम्प्ट है मेरा, तो वो 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक अपना जो स्लैब रेट है 20% का, बोला कि भैया उस वो वाला 20% वाला मेरा इनकम में आएगा ये। इस तरीके से तो हाईएस्ट स्लैब रेट से लोग एग्जेम्पशन मांग लेते हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भाई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के तुरंत बाद हम एग्रीकल्चर इनकम पे ही बेनिफिट देंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के तुरंत बाद जो एग्रीकल्चर इनकम आएगी उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, मतलब लो रेट ऑफ टैक्स का हम बेनिफिट देंगे। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बाद जो भी अमाउंट आता है उसके ऊपर अप टू 5 लाख 5% का टैक्स रेट लगता है। तो इन्होंने क्या किया कि कम से कम अमाउंट का वाली इनकम को हम टैक्स का बेनिफिट देंगे। हम ये मानेंगे कि तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम चूंकि सेट ऑफ हो जा रही है, एग्जेम्प्ट हो जा रही है, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती, मेरे वर्ड्स को हिंदी में सुनिएगा, अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता, वो कम से कम मतलब लीस्ट रेट ऑफ टैक्स के साथ ही हम मानते कि वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती, तो हम उतने का ही बेनिफिट देंगे। आगे आपको अब इस क्वेश्चन से बात क्लियर होगी। देखो देखो कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी 75 ईयर्स के लिए नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर गई है 5,000 रुपए पर एनम से, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 3,10,000 रुपए। दूसरा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर गई है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इनकी कितनी है, अगर हम टोटल करें तो 2,80,000 प्लस 2,50,000, यहाँ पे ये वाला टोटल करें तो कितना आता है 250 से 30, 5,30,000 रुपए। तो सर दो कंडीशन मीट आउट होने पे ये वाला रूल लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात क्या 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है क्या, हाँ, और इनकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। 45 साल के आदमी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख रुपए की है, तो हाँ सर ये भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो सर आ गए हम, अब हम कैसे करें, हिज टैक्स लायबिलिटी इज कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने दिखा कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 एग्जेम्प्ट होता है एग्रीकल्चर इनकम 10(1) के अंदर। तो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई 5,30,000 रुपए, टोटल इनकम मेरी कितनी आ गई 5,30,000 रुपए। ठीक है, अब देखो टैक्स कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, सुनो। स्टेप 1, 5,30,000 रुपए मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है प्लस 3,10,000 रुपए मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी 8,40,000 रुपए। टैक्स ऐसे निकालो जैसे इनकम एग्जेम्प्ट ही ना हो, पहले पॉइंट में टैक्स ऐसे निकालो जैसे इनकम एग्जेम्प्ट हो ही ना। तो सर 8,40,000 रुपए पे टैक्स कैसे बनता है, पहले 2.5 लाख रुपए पे कुछ नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5% का टैक्स बनेगा, तो सर 12,500, और उसके बाद 5 लाख के ऊपर 8,40,000 तक, तो 3,40,000 का 20% आएगा 68,000 प्लस 12,500, आपका बनता है 80,500 रुपए। देखो 80,500 रुपए टैक्स बन रहा है, हाँ सर यहाँ पे 80,500 रुपए टैक्स आ गया। 2.5 लाख तक नहीं, अगले 2.5 लाख तक 12,500 रुपया 5% के रेट से, और 5 लाख के ऊपर 20%। सेस अभी नहीं लगाए हैं, मैंने बोला ना सेस लास्ट पॉइंट पे लगेगा। उसके बाद सर स्टेप 2, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स लगा दो। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इनके लिए कितनी है 2.5 लाख रुपए, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 3,10,000 रुपए, टोटल करो 5,60,000। इस पे टैक्स कितना बनता है, पहले 2.5 लाख रुपए पे नील, पहले 2.5 लाख रुपए पे नील, अगले 2.5 लाख रुपए पे 12,500, और इस 60,000 पे 5 लाख के ऊपर 60,000 का 20%, 60,000 का 20% आता है 12,000 रुपए। तो 12,000 प्लस 12,500 डेट इज टैक्स आपका बनता है 24,500 रुपए, टैक्स आपका बनता है 24,500 रुपए। अब क्या बोला गया कि भाई साहब इसको स्टेप ए और स्टेप बी को माइनस कर दीजिए। तो 80,500 में से 24,500 अगर आपने माइनस कर दिया तो आया क्या 56,000 रुपए, 56,000 रुपए आया, यही आपका हो जाएगा टैक्स।
यही आपका हो जाएगा टैक्स। अब देखो क्या 87 ए का रिबेट मिलेगा? नहीं, इनकम 5 लाख से ज्यादा है सर, तो हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दे क्या? बिल्कुल जोड़ दो। तो सर 56,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दिए तो 58,240 का इनकम आ गया। सर ये कर क्या रहे हैं? अगर आप देखिए तो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे एग्जेम्पशन दे रहे हैं कि अगर एग्जेम्पशन नहीं होती तो एग्रीकल्चर इनकम सबसे कम वाले टैक्स रेट से टैक्सेबल होती, हाईएस्ट टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं लेने दे रही है। अगर आप कैलकुलेट करके देखना तो डायरेक्ट 5,30,000 आपकी इनकम आ रही है ना, इस पे टैक्स निकालोगे तो कितना आएगा? अब बताओ, डायरेक्ट 5,30,000 पे टैक्स निकालो एक बार, बताओ। तो 30,000 का 20% प्लस 12,500 प्लस 4% आपका 19,285 आ रहा होगा, 19,240 आ रहा होगा। अगर डायरेक्ट उन्होंने 3,10,000 माइनस करने को बोल दिया ना, तो केवल 19,240 रुपए आ रहा है। 2.5 लाख पर नील, अगले 2.5 लाख पे 12,500, उसके बाद 30,000 का 20% तो 6,000 रुपए, तो 19 प्लस 4% तो 19,240 रुपए टैक्स आ रहा है। बट यहाँ पे आपको कितना देना पड़ा है? 58,240। भले ही 3,10,000 रुपए को उन्होंने एग्जेम्प्ट कहा है, बट टैक्स का बेनिफिट वहां नहीं दिया। टैक्स आपका कैसे कैलकुलेट करवा दिया? टैक्स आपका कैलकुलेट करवा दिया जैसे आप 8,40,000 रुपए टोटल इनकम कमाए हो, उस औकात के आदमी हो, तो उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करवा के 58,240 रुपीज का टैक्स आपसे उसने लिया है। 58,240 रुपीज का टैक्स आपने आपसे उसने ले लिया है। देख रहे हो आप इनकी चालाकी? हाँ सर जी, देख रहे हैं। आइए सर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अगर इन्हीं की इनकम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी 70 साल की होती तो कोई चेंजेस नहीं है, बस वो 3 लाख रुपए हो जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। देखो 5,30,000 प्लस 3,10,000 8,40,000 रुपए के हिसाब से क्या टैक्स बनेगा सर? 78,000 बन रहा है, 78,000 बन रहा है। कैसे? 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख तक का 10% तो 10,000 रुपए टैक्स, उसके बाद 5 लाख से लेके अगले 3,40,000 पे 20%, तो 3,40,000 का 20% प्लस 10,000 डेट इज 78,000, डेट इज 78,000। भाई 3 लाख तक बेसिक एजुकेशन लिमिट है ना, तो नेक्स्ट 2 लाख पे 5%। भाई स्लैब रेट नहीं बता पाएंगे इस समय अब आपको। स्टेप टू में हम क्या करेंगे सर? बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 लाख प्लस ये आपका एग्रीकल्चर इनकम 6,10,000 पे कितना टैक्स बनता है? तो सर 3 लाख तक कुछ नहीं, उसके बाद 5 लाख तक 5%, उसके बाद 1,10,000 रुपए पे 20% कैलकुलेट करो तो 32,000 टैक्स बनता है। अब इन दोनों को डिडक्ट कर दिया होगा, 78 माइनस 32 करने पे 46,000 आता है। 57 87 ए का रिबेट मिल नहीं सकता, तो प्लस 4% करके इन्होंने क्या बोल दिया? यही टैक्सेबल अमाउंट है। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था, ये सब चीजें बहुत इजी हैं। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, compensation on account of disaster received from a local authority by an individual or his legal heir is taxable. Examine the correctness of the statement with reference to the provision of Income Tax Act 1961. देखो जब भी कोई डिजास्टर होता है ना और आपको गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन मिलता है, कोई डिजास्टर हो गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, ट्रेन दुर्घटना हो गई, कोई इस टाइप का कुछ भी डिजास्टर हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो कभी होता है ना मुआवजा दिया जाएगा, ट्रेन पटरी से उतर गई, जो लोग मरे उनको मुआवजा दिया जाएगा 8 लाख 10 लाख रुपए का। जनरली आपने ऐसा देखा होगा। तो इस तरह, या कोविड के टाइम देखते थे ना कि जो कोविड वॉरियर्स मर गए उनके परिवार वालों को प्रधानमंत्री की तरफ से 50 लाख तक का मुआवजा दिया जा रहा है। तो इस तरीके का, चाहे लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी कंपनसेशन मिलता है बॉस, पे टैक्स की बात नहीं की जाती। इनकम टैक्स एक्ट कहता है ना बाबा ना, गवर्नमेंट एक हाथ से दी और दूसरा हाथ से टैक्स ले ले, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट एक हाथ से दे रही है, दूसरा से टैक्स ले ले रही है, ये नहीं करेंगे हम, टैक्स फ्री कर देंगे। देखिए, the statement is not correct as per section 1010 BC. Any amount received or receivable on compensation by an individual or his her legal heir on account of any disaster from the central government, state government or local authority is exempt from tax. भाई साहब ये exempt from tax है। However, यद्यपि the exemption is not available to the extent of such individual legal heirs has already been allowed as a deduction under this act on account of such loss or damage caused on such disaster। और ऑलरेडी अगर कुछ इस लॉस को उन्होंने कहीं ना कहीं इसी एक्ट में डिडक्शन ली है तो दोबारा एग्जेम्पशन नहीं देंगे। मतलब अगर उन्होंने ऑलरेडी उस लॉस की डिडक्शन ले रखी है तो एग्जेम्पशन नहीं देते हैं, इस बात को यहां बताया गया। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 के पहले एक बात सुन लो। आपके भारत के नक्शे में एक जगह है सिक्किम, सिक्किम को पढ़ना। सिक्किम लोग बड़े अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्ट में उनको टैक्स फ्री कर रखा है। देखो
स्पेसिफाइड इनकम ऑफ अ सिक्किमीज इंडिविजुअल्स, सिक्किमीज इंडिविजुअल की बात हो रही है, एओपी बीओआई ये सब की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सिक्किमी इंडिविजुअल। द फॉलोइंग इनकम विच अक्रूज और अराइज टू अ सिक्किमीज इंडिविजुअल वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। भैया सिक्किमी इंडिविजुअल ने अगर कुछ कमा लिया तो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। क्या कमा लिया बता रहे हैं ना, एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम और इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर कोई सिक्किमी इंडिविजुअल है और वो सिक्किम में रह के सिक्किम में बिजनेस करके कुछ भी कमाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं आएगा। सिक्किमी इंडिविजुअल सिक्किम में रह के जो भी कमाता है उसके ऊपर इनकम टैक्स की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, सिक्किमी इंडिविजुअल कहीं से भी इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम कमाता है, देखो डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम कमाता है, मान लो उसने रिलायंस की शेयर ले ली, रिलायंस की शेयर में सिक्किमी इंडिविजुअल को डिविडेंड आ गया, तो भाई वो सिक्किम से थोड़ी कमाया, रिलायंस तो मुंबई में भी काम कर रही है, पूरे पैन इंडिया बेसिस पे काम कर रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस उसका मुंबई में है, तो ये हो गया ना कि मुंबई से कमा लिया। लेकिन अगर सिक्किमी इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट और डिविडेंड की कहीं से भी इनकम कमाई हो तो एग्जेम्प्ट है, और सिक्किम में कोई भी इनकम कमाई हो वो एग्जेम्प्ट है। अगर देखो सिक्किम में कोई भी इनकम कमाई हो वो एग्जेम्प्ट है, सिक्किम में सिक्किम में कोई भी इनकम कमाई हो वो एग्जेम्प्ट है, और इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम कहीं से भी कमाई हो वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। साथ में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, हाउएवर यद्यपि दिस एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल टू सिक्किमीज वुमेन हु ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008 मैरिज टू अ नॉन सिक्किम इंडिविजुअल। अब इसका फायदा उठा के ना हर आदमी जाता और सिक्किम जाता, सिक्किम के से लेडीज को लेता और उनसे शादी कर लेता, कहता आज के मेरी पूरी दुनिया में मेरी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, जाओ मैं इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, सिक्किम में जो कमाएंगे वो सब एग्जेम्प्ट हो गया। भाई साहब एक डेट दी गई, तुम लोग जा जाके सिक्किम की महिलाओं से शादी मत करते रहो। जो भी सिक्किमी वुमेन है जिसने नॉन सिक्किमी से शादी कर ली तो उसको इस टाइप की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी 1 अप्रैल 2008 के बाद में। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्जेम्पशन इज लाउबल टू अ सिक्किमी इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी आपको बताया यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा है ओनली, इसी कारण ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। ये अगर ओनली नहीं लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट काफी करेक्ट रहता, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखा है ओनली इसलिए ये हो गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू अ सिक्किमी इंडिविजुअल, एग्जेम्पशन अवेलेबल है एक सिक्किमी इंडिविजुअल को इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के अंदर सिक्किम स्टेट के अंदर जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट है, ये बात तो सही है, लेकिन ओनली केवल वही इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है बेटा, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट है, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो नॉट करेक्ट, एग्जेम्पशन सेक्शन 1026 ट्रिपल ए is available to a Sikkimi individual not only in respect of said income but also in respect of income by way of dividend and interest on securities. Is it clear? हाँ सर क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या? हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो सर एक आपको नया कंसेप्ट देते हैं, एक आपको नया कंसेप्ट दे दें क्या? हाँ सर बताओ ना, कंसेप्ट नया नया अच्छा अच्छा कंसेप्ट दोगे आप तो हमें अच्छा लगेगा। चलो एक नया इंपॉर्टेंट अलग सा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा बच्चे वाला कंसेप्ट देते हैं। देखो पता है इंडिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रीज आए, कुछ ऐसी स्पेसेस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज आए, लोग अपना बिजनेस करें, उसको वो डिक्लेयर करती है स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन, सेज। सर सेज ये क्या होता है? कुछ तो होता है भाई, बस इतना नो, अभी इसको सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर इस जोन के अंदर क्या होता है? बहुत कुछ मिलता है भाई साहब, आपके लीगल कंप्लायंसेस, मतलब जो आपको लाइसेंस मिलता है ना काम करने के लिए, वो सब बहुत इजीली मिलता है, कई जगह तो सिंगल टेबल वर्क मिल जाता है। बट चूंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स के हिसाब से हम बेनिफिट देखें क्या होता है। देखो कोई भी कंपनी है, देखो ये पहले रुक जाओ चलो सेज ही बता देता हूँ सेज में बेनिफिट क्या मिलता है। सेज है भाई साहब, इसको पता है बेनिफिट क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये कंपनी अपना काम स्टार्ट करेगी तो भाई साहब फर्स्ट 5 years तक इसको 100% एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट। सर ये क्या होता है बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 years तक इसको 50% एग्जेम्पशन मिलेगी ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट। उसके बाद 15 साल तक मिलता है नेक्स्ट
5 ईयर्स तक इसको 50% एग्जेम्पशन मिलेगी आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, बट यहां पे लिखा है सब्जेक्ट टू री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इस रिजर्व में जितना पैसा डालोगे उसके हिसाब से। सर ये बात तो समझ में आ गई कि सच में हम काम करते हैं तो हमको 15 साल तक फायदा मिलता है, और मतलब एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे फायदा मिलता है। मतलब क्या होता है सर, सच में काम करने के लिए केवल और केवल एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं क्या? जी नहीं। आप देखो, अज्यूम देयर इज अ कंपनी हुज नेम इज रिलायंस, ठीक है। अब ये होता है सेज को छोड़ के जो बाकी जगह कंपनी है तो उसको कहते हैं डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो ऐसा हो सकता है ना कि सेज का कोई एक ऑफिस, रिलायंस का कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में हो, वहां पे काम करता हो, और कोई एक ऑफिस सेज में हो, स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन के अंदर हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हो सकता है। हाँ सर। अब ये भी हो सकता है सर, यहाँ से ये 500 करोड़ की सेल कर रहा है, यहाँ से ये 300 करोड़ की सेल कर रहा है, हो सकता है सर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है 500 करोड़ की सेल पे 50 करोड़ का प्रॉफिट है, और यहाँ पे हो सकता है कि 300 करोड़ की सेल पे इसको 30 करोड़ का प्रॉफिट है। ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। बट हैक यहीं पे है कि इस स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन में अगर ये 300 करोड़ की सेल कर रहा है तो ऐसा हो सकता है ना, इस 300 करोड़ की सेल में 200 करोड़ का ये एक्सपोर्ट कर देता है, देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और 100 करोड़ रुपया ये विद इन इंडिया बेच दे रहा है। 100 करोड़ की सेल ये विद इन इंडिया कर रहा है, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच रहा है। समझ रहे हो? 300 करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आके तुम काम कर रहे हो, तो 300 करोड़ का जो तुमने सेल किया उसमें से 200 करोड़ देश के बाहर बेचा, एक्सपोर्ट किया, लेकिन 100 करोड़ तो डोमेस्टिक ही बेच दिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच दिया। तो सर इस 30 करोड़ के प्रॉफिट में आपका इस एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट भी इंक्लूड है, और आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो आपने बेचा वो भी प्रॉफिट इंक्लूड है। तो यही कहते हैं कि भाई इसमें से ना केवल और केवल इस 30 करोड़ में से केवल और केवल एक्सपोर्ट वाले प्रॉफिट पे बेनिफिट मिलेगा। अगर हम 100% एग्जामेशन की बात करें, मानते हैं कि पहला ही साल है जब हम काम कर रहे हैं, ये फर्स्ट 5 ईयर्स में आ रहा है, तो आपको एक्सपोर्ट वाले प्रॉफिट पे 50, आपको एक्सपोर्ट वाले प्रॉफिट पे 100% रिडक्शन मिलेगी। इट मींस आपका प्रॉफिट कितना है? 30 करोड़। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है सर? 20 करोड़। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है? 200 करोड़। देखो 300 करोड़ पे 30 करोड़ का प्रॉफिट मतलब 10%, तो 200 करोड़ तो एक्सपोर्ट किए थे ना, मतलब एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका कितना है? 20 करोड़। तो सर एग्जेम्प्ट यही होगा, एग्जेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ सर यही 20 करोड़ ही एग्जेम्प्ट होगा, और बाकी सर टैक्स किस पे लगेगा? टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 10 करोड़ रुपीस का टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखते हैं, यही शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। हाँ सर यही लास्ट क्वेश्चन है, यही चीज इसमें बताया गया है। हमेशा याद रखना, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन में भी आप काम करते हो तो जो एक्सपोर्ट करते हो ना, उस एक्सपोर्ट कर वाले प्रॉफिट पे आपको डिडक्शंस मिलती हैं या एग्जेम्पशंस मिलती हैं, और एग्जेम्पशन 15 साल तक मिलती है। फर्स्ट 5 ईयर में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर में 50%, और नेक्स्ट 5 ईयर में सब्जेक्ट टू डिपॉजिट इन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। ठीक है सर जी। चलिए सर अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये कहाँ मिलती है सर? 10AA सेक्शन के अंदर। ठीक है सर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा, मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। देखो, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 100, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट ए 30, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए 50। अच्छा, मतलब देखो भाई साहब, यूनिट ए है यहाँ पे तुम्हारी, क्या है ये? यूनिट ए। क्लियर है? हाँ सर यूनिट ए है। इसका 100 का क्या हो रहा है? टोटल टर्नओवर 100 का है, जिसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 50 का है। मतलब टोटल 100 टर्नओवर में 50 डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच दियोगे, और 50 जो है आपने क्या किया होगा? एक्सपोर्ट किया होगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर इतना तो हमको क्लियर हो रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इज 200 करोड़। अब इसी कंपनी की वाई लिमिटेड की ही दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट ए है और एक यूनिट बी है। अब बात सुनो, आपकी जो यूनिट बी है ना वो डीटीए में है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, तो इससे कोई मतलब नहीं है। स्विच एरिया में जो थी उसका टर्नओवर था 100 करोड़, और उसमें से भी 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक्सपोर्ट हुआ है। 50 करोड़ का ही टर्नओवर एक्सपोर्ट हुआ है, 50% एक्सपोर्ट है। ठीक है,
आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ यूनिट बी आपका 20 करोड़ है, प्रॉफिट 20 करोड़ है यूनिट बी का, बट यूनिट ए के प्रॉफिट्स आपको मतलब यूनिट ए का प्रॉफिट अगर आप देखें यहाँ पे तो 30 लाख रुपए का है। ठीक है, आपसे क्या पूछा आप देखो, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द असेसमेंट ईयर 30-24 assuming that Y Limited commence operation in SEZ and DTA in the year of 2018-19। आपको किस ईयर के लिए निकालना है? 2023-24। तो सर इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? 2019-20 असेसमेंट ईयर है। कौन से वाला ईयर आता है? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। असेसमेंट ईयर 2023 ये 24 कौन सा है? 5th ईयर की बात कर रहे हैं ना। जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किए हैं उससे 5वां साल आ रहा है ना, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किए उससे 5वां साल आ रहा है ना, तो 5वां साल आ रहा है तो मतलब 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। देखो 5वां साल आ रहा है ना, तो 100% एग्जेम्पशन मिल जाएगी एक्सपोर्ट प्रॉफिट की। अब देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है। तो सर इसने दोनों यूनिट के बारे में बात की, हमसे बात की डीटीए यूनिट के बारे में। हमको डीटीए यूनिट से कोई मतलब नहीं है, जब हम 10AA निकाल रहे तो डीटीए यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल सेज वाली यूनिट से मतलब है। अब सेज वाली यूनिट का इन्होंने बताया प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट ए 30 लाख रुपए है। ओके, 100 करोड़ पे 30 लाख कमाए हैं, तो 50 करोड़ पे, जिसमें से 50 करोड़ ही एक्सपोर्ट किए थे, 100 करोड़ पे 30 लाख कमाए, तो जिसमें से 50 करोड़ डोमेस्टिक बेचे, 50 करोड़ एक्सपोर्ट किए, तो जो एक्सपोर्ट किए 50 करोड़ इस पे कितना प्रॉफिट कमाओगे? सर 50% ही कमाओगे ना, 15 लाख ही तो कमाओगे, 15 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। इतना आपको आना चाहिए। देखो ओरली सॉल्व कर पाओगे भाई साहब 15 लाख की डिडक्शन। देखो 100% profit derived from the export of article, things in service is eligible for deduction under section 10AA since financial bias falls within the first 5-year period commencing from the end of the manufacture or production of article or things or provision of service by the unit in SAGE. As per section 10AA7, the profit derived from the export of article or things or services shall be the amount which bears the profit of the business of undertaking, being the unit the same proportion as the export turnover is respect of the articles, things of the service bears to the total turnover of the business carried on by the undertaking। कुछ भी नहीं लिखा यार, सिंपल कॉमन सेंस वाली बात लिखी है। ये कैसे निकालोगे? प्रोपोर्शनेट निकालोगे। टोटल बिजनेस ए का प्रॉफिट कितना था? 30 लाख रुपए। इस 30 लाख रुपए कितने पे कमाए हो? टोटल टर्नओवर पे, टोटल टर्नओवर पे 100 लाख पे। लेकिन सर टोटल टर्नओवर के प्रॉफिट को एग्जाम नहीं करते, केवल एक्सपोर्ट टर्नओवर के प्रॉफिट को आप एग्जाम करते हैं। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना था? सर एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना था? 50 लाख रुपए। जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 100% एग्जामेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर आ रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो सर 100% 15 लाख रुपए की डिडक्शन। देखो हंसी मजाक में क्या क्या बातें बता दी मैंने, केवल यही चीज तो लिखी थी। तो नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डीटीए। मैंने क्या बोला? सबसे पहले देखो डीटीए को काटा लगाया, डीटीए से कोई मतलब ही नहीं है यार। 10AA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई मतलब नहीं होता है। सर इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। लेकिन आओ एक क्वेश्चन ये वाला कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। सर रुद्रा लिमिटेड हैज वन यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अदर यूनिट इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाली यूनिट से मतलब होता ही नहीं है। उसके बाद द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23। 2022-23 के लिए बता रहे हैं। रुद्रा लिमिटेड यूनिट इन डीटीए। अब देखो यार यहाँ पे आपको एक हैक मिलेगा। यहाँ पे आपसे बात कर रही है रुद्रा लिमिटेड के बारे में। अब रुद्रा लिमिटेड दो जगह काम कर रहा है, एक सेज यूनिट में और एक डीटीए यूनिट में। ठीक है, इसने अगर बोला है कि टोटल सेल्स रुद्रा लिमिटेड की 60 लाख है, मतलब रुद्रा लिमिटेड की अगर देखो यहाँ पे ये वाली सेल्स बता रहा है, रुद्रा लिमिटेड की ये वाली सेल्स बता रहा है, इसका मतलब वो सेज सेज प्लस डीटीए दोनों का एडिशन बता रहा होगा, सेज प्लस डीटीए दोनों का एडिशन बता रहा होगा। हाँ सर, तो रुद्रा लिमिटेड की सेल 60 लाख है, जिसमें से डीटीए की सेल्स रुद्रा की 60 लाख है, जिसमें से डीटीए की इसने क्या बता दी? सर डीटीए की बता दी 6 करोड़ है रुद्रा लिमिटेड की, डीटीए की 2 करोड़ है। तो सेज वाली यूनिट कितनी होगी बताओ? सेज वाली यूनिट की कितनी होगी? नहीं समझ में आया? अरे मेरे बाबू, रुद्रा लिमिटेड की टोटल 6 करोड़ है, डीटीए यूनिट की 2 करोड़ है, तो डीटीए प्लस सेज मिलके तो रुद्रा लिमिटेड बना रहा होगा ना। तो सेज वाली यूनिट की सेल कितनी होती है सर? 4 करोड़ की बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बड़ा मजेदार है। 4 करोड़ ही बनेगी ना। हमने क्या बोला? देखो ये सर है मेरा रुद्रा लिमिटेड इस डीटीए यूनिट और सेज यूनिट दोनों मिला के टर्नओवर बता रहा होगा।
तो डीटीए की हमको पता है 2 करोड़, रुद्रा की पता है हमको कितनी, रुद्रा की कितनी पता है 6 करोड़, तो 2 करोड़ किससे जुड़ के 6 करोड़ बन रही होगी, तो ये 4 करोड़, 4 करोड़ कहाँ की सेल है, सेज यूनिट की है। ओके, उसी तरीके से अगर टोटल एक्सपोर्ट सेल रुद्रा लिमिटेड की 4 करोड़ 60 लाख है, जिसमें से एक्सपोर्ट 1 करोड़ 60 लाख का आपने डीटीए यूनिट, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाले यूनिट से किया है, तो सेज वाले यूनिट से कितना एक्सपोर्ट किए, 460 माइनस 160 दैट इज 3 करोड़। 3 करोड़ की सेल आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से की होगी, सॉरी 3 करोड़ का एक्सपोर्ट आपने सेज यूनिट से किया होगा, 3 करोड़ का एक्सपोर्ट आपने सेज से किया होगा। अब देखो नेट प्रॉफिट, पूरे के पूरे रुद्रा लिमिटेड का प्रॉफिट 80 लाख है, 20 लाख डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का प्रॉफिट है, तो सेज यूनिट का प्रॉफिट कितना होगा सर, 60 लाख रुपीस। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ये बहुत छोटी सी बात है बेटा, ये क्लियर होनी चाहिए, ओरल सॉल्व करना सीख जाओगे मेरे साथ। देखो देखो देखो, यहाँ पे एक बनाया भी होगा वर्किंग नोट के अंदर, कंपुटेशन ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स 6 करोड़ रुद्रा की थी, डीटीए की 2 थी, तो सेज की 4। अगर नेट प्रॉफिट देखो ना, रुद्रा का 60 लाख है, डीटीए का 20 लाख है, तो भाई साहब सेज का 60 लाख होगा। उसी तरीके से एक्सपोर्ट आ गया 3 करोड़ रुपया सेज का। ठीक है सर, अब आगे क्वेश्चन क्या करता है इसको समझते हैं। Calculate the eligible deduction under section 10AA of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 23-24 in the following situations. Assessment year 23-24 के लिए हमको निकालना है। If both the units were set up and started manufacturing from 12 मई 2014, देखो 12 मई 2014 है, तो प्रीवियस ईयर पहले बता दो कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया सर, 2014-15, 31 मार्च 2015 को खत्म होगा सर, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, असेसमेंट ईयर हो गया 2015-16, तो कितना ईयर आ रहा है 2000, असेसमेंट ईयर 15-16 से कितने साल हो गए, 16-17-18-19-20-21-22-23-24, सर यहाँ पे ये 9th ईयर है, यहाँ पे ये 9th ईयर की हम बात कर रहे हैं, 9वां साल है, मतलब 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा 10AA के अंदर, 10AA के अंदर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा, अभी बताया 9वां साल है तो सर अब देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ओरली सॉल्व करते हैं बेटा, कैलकुलेटर पे ओरली सॉल्व करते हैं। मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, 60 लाख रुपए का, ठीक है, 60 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है। ये 60 लाख का प्रॉफिट कितने पे आया है भाई साहब, सर 4 करोड़ पे आया है। ओके, 4 करोड़ पे आया है 60 लाख का प्रॉफिट, 4 करोड़ पे आया 60 लाख का प्रॉफिट, तो एक्सपोर्ट कितने का किए सर, 3 करोड़ का एक्सपोर्ट किए, तो 3 करोड़ पे कितने का प्रॉफिट आएगा सर, 3 करोड़ पे आएगा आपका, इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, तो सर 3 करोड़ पे आपका आ गया शायद 45 लाख आना चाहिए, 45 लाख आना चाहिए, 60 डिवाइड बाई 3, 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, सर 45 लाख आ गया। अब देखो 45 लाख मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया है, भाई साहब मैंने जितने का एक्सपोर्ट किया उस पे प्रॉफिट आया 45 लाख इस साल में, क्योंकि ये 9वां साल है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हमको 10AA के अंदर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA, तो सर मेरा एग्जामिशन होके आता है 45 का 10 22.5 लाख रुपए, 22.5 लाख रुपीस, इतना इजी मैंने करके आपको दे दिया है। आइए देखते हैं, देखिए सर 22.50 लाख रुपीस कैसे किए, देखो computation of eligible deduction under section 10AA, if a unit of such was set up and began manufacturing on 22/5/2014, since assessment year 23-24 is 9th assessment year, 9वां साल है भाई, from the assessment year 15-16 relevant to the previous year 14-15 in which such unit is began manufacturing of articles or things, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की उस ईयर का जो असेसमेंट ईयर था, उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 9वां असेसमेंट ईयर आ गया है, तो आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का ही बेनिफिट मिलेगा। इट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट of such article or things assuming all the other condition specified under 10AA are fulfilled, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो प्रॉफिट से यूनिट का था 60 लाख रुपए का, ये 60 लाख प्रॉफिट किस पे कमाए हो, कितने टोटल टर्नओवर पे कमाए हो, 400 करोड़ पे, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना था 300 करोड़, उसका 50% ही तो हम डिडक्शन देंगे, सॉरी हाँ 50% बेनिफिट आपको मिलेगा, 50% का ही तो डिडक्शन देंगे, का 50% 22.5 लाख रुपए आ गए। क्लियर हो रहा है, हाँ सर क्लियर हो रहा है। अब देखो सर दूसरा पार्ट पूछा है, इफ बोथ द यूनिट वर सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑन 14/5/2018,
सर 14/5/2018 को करते तो प्रीवियस ईयर कितना होता बताओ? 2018-19, 2018-19, 2018-19 होता 31 मार्च 2019 का। तो सर असेसमेंट ईयर कितना होता? 2019-20। असेसमेंट ईयर क्या आता? 19-20। तो 20 से 24 कितना होता है? फोर्थ ईयर। असेसमेंट ईयर आता सर 19-20, फोर्थ ईयर आता, सॉरी 20, 21, 22, 23, 24, सॉरी फिफ्थ ईयर आता। 20 देखो, 20, 21, 22, 23, 24 फिफ्थ ईयर आता। असेसमेंट ईयर आया यहाँ पे फिफ्थ ईयर। और सर फिफ्थ ईयर आता तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का बेनिफिट मिल जाता। 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे देखो 45 लाख रुपए आ गया। यहाँ पे अगर 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का बेनिफिट देंगे तो 45 लाख रुपए आ गया। द यूनिट वॉज सेटअप इन डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, इज नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्सपोर्ट प्रॉफिट इन बोथ ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है कि सर देखो, आपका सेज यूनिट पे जो एक्सपोर्ट किया आपने, सेज यूनिट पे जो एक्सपोर्ट किया आपने, सेज यूनिट से जो एक्सपोर्ट किया और यहां पे आपने इससे डोमेस्टिक सेल की, तो सर एक्सपोर्ट का पे ही 10AA का बेनिफिट मिलता है। ये समझ में आ रहा है ना? डोमेस्टिक सेल वाले का बेनिफिट नहीं मिलता। अब कुछ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में काम करने वाले लोग कहते थे कि साहब हम भी तो डोमेस्टिक सेल किए, ठीक है, और हमने भी तो एक्सपोर्ट किया, तो हमको भी बेनिफिट। तो भाई सीधी बात सुनो, इनके एक्सपोर्ट पे भी बेनिफिट नहीं है, इनके डोमेस्टिक सेल पे बेनिफिट नहीं है, और सेज वालों की डोमेस्टिक सेल पे बेनिफिट नहीं है। मैंने क्या बोला? किसी किसी एरिया को, किसी किसी एरिया को, लोकेशन को, जैसे हिमाचल प्रदेश की कुछ लोकेशन है, उसको गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसको इंकरेज करना चाहती है, तो उस एरिया को सेज डिक्लेयर करती है और कहती है कि अगर तुम उस एरिया में जाके काम करके एक्सपोर्ट करते हो तो बेनिफिट देंगे। सिर्फ एक्सपोर्ट करते हो तो बेनिफिट नहीं देंगे। किसी भी जगह जाके एक्सपोर्ट करो तो बेनिफिट नहीं देंगे, उस स्पेसिफिक एरिया में जाके एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट वाले प्रॉफिट पे डिडक्शन देंगे, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो इस क्वेश्चन का देखिए दोनों पार्ट मैंने पढ़ लिया, साथ में अब इसका प्रेजेंटेशन समझो। पहले आंसर्स लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या? एज पर सेक्शन 10AA is a computing of total income of Rudra Limited, unit of its unit located in such which begins to manufacturing, produce articles or things, provide any service during the previous year relevant to the assessment year commencing on or after 1st of April 2006 but before 1st April 2021। ये एक डेट याद रखना कि 1 अप्रैल 2021 के पहले पहले ही जिसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर दिया है उसी को ये बेनिफिट मिलता है। 1 अप्रैल 2021 के बाद ये 10AA का बेनिफिट हट चुका है, उसके पहले पहले वालों के लिए था। तो ये क्वेश्चन देख लो, आपका 1 अप्रैल 2021 के पहले का था। ये डेट थोड़ा याद रखना बस, बिफोर है ये 2006 से लेके अप्रैल 1 अप्रैल 2021 तक, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो 31 मार्च 2021 तक। ठीक है सर जी। These shall be allowed as deduction of 100% of the profit and gain derived from the export of such article or things from service for a period of 5 consecutive assessment year beginning from the assessment year relevant to the previous year in which unit begins to manufacture or produce such article or things or provide service as the case may be, and 50% of such profit further 5 assessment year। यही बात लिखी है कि पहले 5 साल 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है, उसके अगले 5 साल 50% का मिलता है, और उसके बाद फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट बेसिस पे होता है कि जितना पैसा आप डालते हो। ओके सर जी। आइए कुछ और क्वेश्चन में कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 कर लें क्या? थोड़ा सा 15-20 मिनट का ही चैप्टर और बचा है, परेशान मत हो जाओ, करके चलो। क्वेश्चन नंबर 4 और सब सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जामिन द रीजन इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 प्रोविजन के तहत ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और फॉल्स हैं, इस चीज को आपको बताना है। अब बताइए जरा। स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ये आपको बताना है। बताइए आप सभी लोग। चलो हम बताएं, पढ़ते हैं। Exemption is available to a Sikkimi individual only in respect of income from any source in the state of Sikkim। सर अभी बोला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर। अभी बताया कि सर यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। सर ये सिचुएशन ये होती है कि बॉस आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट का भी तो अलाउड है, तो इट मींस ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स लिखा है। देख लो,
false. Exemption under section 1026 triple available to Sikkim individual not only in respect of income but also in respect of income by way of dividend and interest on securities. On securities, ठीक है सर जी. नेक्स्ट देखो और ये इंपॉर्टेंट लिखो पहले. नेक्स्ट देखो और ये इंपॉर्टेंट लिखो, इस चीज को याद करना पड़ेगा. जो भी हमारे सैनिक होते हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला होता है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, इस टाइप के जो भी अवार्ड मिले होते हैं ना भाई, इन लोगों को सैल्यूट होता है, बहुत वीर होते हैं. परमवीर चक्र हुआ, वीर चक्र हुआ, इन लोगों को जो भी इस तरीके के गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं तो ऐसे लोगों की जो पेंशन होती है ना, जो पेंशन का पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है. अब याद रखना, पेंशन का पैसा गैलेंट्री अवार्ड्स वालों को एग्जेम्प्ट होता है. ठीक है सर जी. तो पेंशन रिसीव्ड बाय अ रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड हु वाज अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. यस सर, यस, करेक्ट है, ट्रू है ये बात. सेक्शन 1018 सबसेक्शन 18 exempt any income by way of pension received by individual who has been in a service of central government and has been awarded परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र. सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय जिसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र मिला है, ऑफ सच अदर गैलेंट्री अवार्ड, या और कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ. कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिला है उसको पेंशन की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है. याद रखना, पेंशन इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ऑल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं हो जाती है. क्वेश्चन आ जाए सारी इनकम एग्जेम्प्ट एमसीक्यू में, तो ये मत कह देना हाँ सारी नहीं होती है. गैलेंट्री अवार्ड वाली ही इनकम एग्जेम्प्ट होती है, सॉरी पेंशन वाली ही इनकम एग्जेम्प्ट होती है. अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है एग्जेम्प्ट नहीं होगा. पेंशन ही, भाई साहब पेंशन, देखो पेंशन कहीं लिखा होगा, पेंशन देखो, पेंशन ही एग्जेम्प्ट है, सारी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है. दिमाग में ये मत बैठा लेना कि भाई ये लोग तो परमवीर, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र वाले गैलेंट्री अवार्ड वाले महान लोग हैं. हाँ सच है, महान लोग तो होते हैं ये, बट इनकी केवल पेंशन की इनकम एग्जेम्प्ट होती है. नेक्स्ट बोलता है मिस्टर ए, अ मेंबर ऑफ अ एचयूएफ, रिसीव 10,000 एज हिज शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ. द सेम इज टू बी इंक्लूडेड इन हिज चार्जेबल इनकम. रॉन्ग. आप सभी लोगों को पता है कि एचयूएफ से मेंबर को मिलने वाले इनकम एग्जेम्प्ट होती है. एचयूएफ ने टैक्स भर दिया तो वही इनकम का बंटवारा जब उसके मेंबर्स में होता है तो एचयूएफ के मेंबर्स को एचयूएफ से जो भी मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है सर. सेक्शन 10(2) सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 exempt any sum received by an individual as a member of HUF where such sum has been paid out of the income of the family. Therefore 10,000 should not be included to Mr. A's chargeable income. 10,000 मिस्टर ए की चार्जेबल इनकम में नहीं जाएगा. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर. Whether the income received from sapling and seedling grown in a nursery is taxable under the Income Tax Act 1961. Examine. सर नो, नहीं होगा. क्या बोला है इसने? ये क्वेश्चन नहीं बोला कि मैंने एक गमला लिया, फिर से गमला उठाओ, क्या आ जाओ बेटा, ये देखो मैंने ये वाला गमला लिया, ये गमले में पेड़ भी है, ठीक है, मैंने ये गमला उठाया, अब मैंने इस गमले के अंदर सैपलिंग सीड लगाया और ऐसे 1,00,000 गमले लिए. मैंने बहुत बड़ी अपनी नर्सरी खोल रखी है. नर्सरी के अंदर मैं छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर सैपलिंग सीडलिंग करके इसको ये सब कुछ काम करता हूँ. तो एक बात बताइए, नर्सरी के अंदर अगर मैंने पौधे उगाए हैं तो क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? जी नहीं. इसको भी बोला गया कि ये भी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और इसको एग्जेम्प्ट किया गया है. देखिए 10 सेक्शन 2 सबसेक्शन एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 2 सेक्शन 2 अच्छा 1A सॉरी, एज पर एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 2 1A of the act, income derived from sapling and seedling grown in a nursery shall be deemed to be an agriculture income. उसको भी एग्रीकल्चर इनकम ही मान लिया गया है. एंड द एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वेदर और नॉट बेसिक ऑपरेशन वर कैरिड आउट ऑफ लैंड. चाहे उसके बेसिक ऑपरेशन मतलब मिट्टी में पौधे को लगा के पानी वानी डालना, ये सब लैंड पे हुआ हो चाहे नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, फिर भी उसको एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे. सर लैंड पे नहीं हुआ इसका क्या मतलब? गमले में हुआ है भाई, और क्या, गमले में भी किए हो ना तो भी उसको माना जाएगा कि भाई वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है. ओके सर जी. सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर चार्जेबल टू टैक्स, सॉरी फॉलोइंग इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स एंड इफ सो और हाँ तो कंप्यूट द अमाउंट लायबल टू टैक्स. ठीक है सर जी. अरविंद
ए रिसीव 20,000 एज ए शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ। अभी बताया सर, इन एचयूएफ से जो भी शेयर मिलता है एग्जेम्प्ट होता है, तो सर नॉट टैक्सेबल है। जो भी इनकम आती है वो 10(2) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाती है। जेवियर परमवीर चक्र पाया है who has formerly in the service of the central government received pension of 2,20,000 during the financial year 22-23। अभी बताया सर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड एम्प्लॉय पाता है या कोई गैलेंट्री अवार्ड का विनर है, तो गैलेंट्री अवार्ड पाता है, उसे सम्मानित हुआ है, तो सर उस एम्प्लॉय को कोई भी पेंशन मिलती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, नॉट टैक्सेबल रहती है। ठीक है सर जी। नेक्स्ट बात बोलता है एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 1,72,000 earned by a resident in India from a land situated in Malaysia। क्वेश्चन लिखो भाई, एग्रीकल्चर इनकम ये टैक्सेबल होगी क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन इंडिया एग्जेम्प्ट है। ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मलेशिया में हुई, इंडिया के बाहर हुई है, तो सर 10(1) के अंदर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये वाली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए लिखा है टैक्सेबल है 1,27,000 रुपीज। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ अ रेसिडेंट टैक्स पेयर एज इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। भाई IFOS हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। Explanation under 10(1) is not available in this exemption under section 10(1) is not available in this situation। ठीक है, अगर इनकम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडिया में होती तब कोई इनकम होती तो 10(1) के अंदर एग्जाम्प्ट होता, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट बोलता है रेंट ऑफ 72,000 रिसीट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ मूवी शूटिंग। अब देखो, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए आप एग्रीकल्चरल लैंड को किराए पे दो, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड से आने वाली इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। आप कहोगे सर ये तो एग्रीकल्चर लैंड का किराया था, हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड का किराया एग्जेम्प्ट होता अगर उस पे आपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करवाने के लिए उसको किराए पे दिया होता। आपने मूवी की शूटिंग के लिए दिया, भाई मूवी की शूटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा और IFOS में टैक्स लगेगा। टैक्सेबल होगा 72,000 रुपीज। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चर इनकम मींस एनी रेंट, सुनो, एग्रीकल्चर इनकम मतलब एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड which is situated in India and is used for agricultural purpose, और वो agriculture purpose के लिए यूज होना चाहिए। In the present case, rent is being derived from letting out of agriculture land for a movie shoot, which is not an agriculture purpose. In fact, being put to use the agricultural purpose, तो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुई है, इसलिए 72,000 being rent received from letting out agricultural land for movie shooting is not exempt under section 10(1) और वो चार्जेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद आप लोग की बल्ले बल्ले 1 घंटे में चैप्टर खत्म। मुझे लगता है 1 घंटा 10 मिनट लग सकता है। आओ, examine the taxability of agriculture income under the Income Tax Act 1961। how will income be computed where an income derived agriculture and non agriculture income। भैया पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी बताओ एग्रीकल्चर इनकम के अंडर इनकम टैक्स 1961, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद इसने यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म किया, दूसरा क्वेश्चन पूछता है हाउ विल द इनकम टू बी कंप्यूटेड वेयर एन इंडिविजुअल डिराइव्स एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जब कोई इंडिविजुअल, मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअल के ऊपर ही लगता है ये, या इंडिविजुअल लगेगा यूपी BY BOS, मतलब इन लोगों के ऊपर लगेगा जिनको स्लैब रेट लगता है। अगर किसी को फ्लैट रेट लगता है तो उसके लिए वो वाला जो तरीका था ना एग्रीगेट करके इनकम निकालने का, वो वहां पे नहीं लगता, ये मैंने बताया था आपको। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ सर, ये बताया था मैंने आपको, वहां पे वो रूल नहीं लगता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे सीधी सी बात है, नो बकवास है, TCR वाला रूल ही लिखना है, TCR। अगर कोई चाय का है तो टी 40% ही टैक्सेबल इनकम होगी। कॉफी का है, 2 एक्टिविटी की, ग्रोन एंड क्योर किए तो सर 25% टैक्सेबल है। ग्रोन क्योर ग्राउंडेड रोस्टेड अगर किए तो सर 40% टैक्सेबल है, 4% एक्टिविटी कर दिए। और सर रबर है तो सिर्फ और सिर्फ 35% इनकम ही टैक्सेबल है। ये TCR रट लेना, याद कर लेना, PGBP वाले चैप्टर में भी याद हो चुका होगा, इसके अलावा कुछ भी ऊपर है ही नहीं इसमें। देखो, agriculture income is exempt from tax as per section 10(1). okay, however, aggregation of agriculture or non-agriculture income is to be done to determine the rate at which the non-agriculture income shall be chargeable to tax। देखो 10(1) के अंदर बोला तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्रीगेट मतलब
टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के एग्रीगेशन करना पड़ेगा, इसलिए जिससे हमको ये पता चल पाए कि टैक्स रेट क्या आएगा। In case of agriculture means income is not more than 5,000 rupees and taxpayer has non-agriculture means not more than basic deduction limit, then no such aggregation need to be done। और दूसरी लाइन ये लिखी ना यार कि अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है और अदर इनकम जो नॉन एग्रीकल्चर है वो 2.5 लाख या बेसिक डिडक्शन लिमिट से कम है, तो भाई साहब मत करो एग्रीगेशन। ओके, ये दो रूल लगते हैं, 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम होती है और बेसिक डिडक्शन लिमिट से ज्यादा अदर इनकम होती है, तभी हम एग्रीगेशन करते हैं। ओके सर। Further, such aggregation has to be done only if the taxpayer is an individual, HUF, AOP, BOI or artificial judicial person, since the Finance Act prescribes slab rate of income for these SSC। इन SSCs के लिए स्लैब रेट है, इसीलिए इन्हीं के ऊपर एग्रीगेशन इनकम लगेगा। मैंने ये चीजें ऑलरेडी बता दी हैं। देखो, in the case of SSC such as partnership firm companies, those income is chargeable to tax at a flat rate, जिनके ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम वुड हैव नो इफेक्ट, उनके ऊपर एग्रीगेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्यों? लास्ट लाइन समझना, क्यों एग्रीगेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी सबसे कम रेट से ही टैक्सेबल करके हम उसका एक बेनिफिट दे दें। एग्रीकल्चर इनकम को सबसे कम रेट 5% वाले से टैक्सेबल दिखा के केवल उस 5% तक का ही बेनिफिट दें, हाई टैक्स रेट का बेनिफिट ना दे पाए, इसलिए हम ये एग्रीगेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। सिंस द सेकंड पार्ट, इसका ये जो सेकंड पार्ट है, अब ये कहता है आपसे क्वेश्चन require the manner of computation of income where an individual derives agriculture and non-agriculture income, the same can be answered in the following rule 7A, 7B or 8 of the income tax rules 1962 dealing with the composite income। कंपोजिट इनकम बोले तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्लस नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी दोनों से जुड़ के जो इनकम हुई वो कंपोजिट इनकम। ठीक है सर। तो 7A आपको क्या बताता है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया। रबर प्लांट उगाए, प्लांट से लेटेक्स बना के उसको बेचे, तो सर ये पूरी की पूरी एक्टिविटी में बिजनेस इनकम सिर्फ 35% मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम 65%। हमने क्या बोला? 50% से आधा से कम, 50% से कम बिजनेस इनकम होती है, उसी पे टैक्स लेते हैं। 7B कहता है अगर आप कॉफी का काम करते हो, देखो TCR मैंने बोला ना, ये टी हो गया, ये सी हो गया, कॉफी का काम करते हो और आप ग्रोन करते हो, क्योर करते हो बाय द सेलर इन इंडिया, दो ही एक्टिविटी किए तो 25% बिजनेस इनकम है। लेकिन अगर आपने ग्रोन किया, क्योर किया, रोस्टेड किया और ग्राउंडेड किया, 4 एक्टिविटी कर दी, तो 1 2 3 4, तो सर 40% आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। मैं एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ नहीं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर इनकम को अभी नहीं बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है। और रूल 8 कहता है अगर TCR बचा सर, तो TCR में यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे C हो गया, अब T बचा, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर इन इंडिया, तो सर ऑलवेज रिमेंबर 40% आपका बिजनेस इनकम होगा। ठीक है सर जी। अब यहाँ पे देखो, ये लिखिए फालतू बातें, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। Therefore, income tax shall be computed by aggregation of agriculture income and non-agriculture income in the manner described below. Aggregate the agriculture income with non-agriculture income and determined by the tax payable on such amount। सबसे पहली बात कैसे निकालते हैं? एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ देते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा होगा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के उस पर टैक्स निकालते हैं। एग्रीगेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ऑफ द एसएससी, चाहे 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, एज द केस में बी, एंड डिटरमाइन द टैक्स ऑन सच इनकम। सबसे पहले क्या किए? एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को जोड़ के टैक्स निकाले, उसके बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर को जोड़ के टैक्स निकाले। अब यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करेंगे? ए माइनस बी करेंगे। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन टैक्स कंप्यूटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या बोलेंगे? 87A का रिबेट मिलता है तो दे दो, नहीं मिलता है तो छोड़ दो, और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के आप कंप्यूट कर दो द टोटल टैक्स लायबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, और ये सारी वही बातें हैं जो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैंने बता दी है, ये आपको बातें आती हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पढ़ के मजा आया कि नहीं मजा आया ये बता दो सर, ये वाला चैप्टर तैयार हो गया कि नहीं? सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट लगाया, सिर्फ 1 आवर, सिर्फ 70 मिनट, सिर्फ 70 मिनट लगाए। और अब इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, मैं इस क्वेश्चन का वेटेज 2 से 3 मार्क्स तक का समझता हूँ, 2 से 3 मार्क्स तक का समझता हूँ। तो 70 मिनट देते हो बेटा, 70 मिनट देते हो, ये 70 मिनट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे। ठीक है, चक दे इंडिया का डायलॉग नहीं मारेंगे, ये 70 मिनट आपको बेनिफिट देंगे। जैसे ये चैप्टर नंबर 3 हो गया,
चैप्टर नंबर 3 हो गया, छोटा सा चैप्टर है यार, तुरंत कर लो। चैप्टर नंबर 5 एक 1.5 घंटे का चैप्टर, तुरंत कर लो। चैप्टर नंबर 6 एक 1.5 घंटे का चैप्टर, तुरंत कर लो। चैप्टर नंबर 10 1 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है, तुरंत कर लो। ये 4 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं और इस 4 चैप्टर को पूरा करने में ही आपको, हमको लगता है 6 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेगा यार। 6 घंटे में 2 2 4 2 6 2 8 लगभग 10 मार्क्स अगर तुम्हारा तैयार हो जाता है तो कहाँ होगा। आप प्लानिंग करके पढ़ो ना, सैलरी उतना बैठ के पढ़ते रहोगे कोई फायदा नहीं होता। सैलरी में जाके कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसके लिए सैलरी का मतलब क्या था। इस वाला जगह सैलरी कैलकुलेशन के लिए कमीशन आता था, इस जगह बोनस आता था। दुनिया भर का कंफ्यूजन है सैलरी में। थोड़ा वाइजली पढ़ो, ये छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट करो ना 10 मार्क्स के लिए, समय भी कम लगेगा और इजी भी बहुत है, कंफ्यूजन भी बिल्कुल नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलिए सर आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।